था डीएनए क्या होता है, ठीक है, डीएनए की डिटेल पढ़ी थी, डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है। और उसके बाद फिर हमने ये देखा था कि उसमें जीन्स, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जब उन्होंने सिंगल स्ट्रैंड बनाना होता है तो वो शुगर फॉस्फेट बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, ठीक है। ये हमने बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड पढ़ा था, दिस वन, ठीक है। फिर हमने ये कहा था कि इनका जो कार्बन नंबर 1 होता है, जितनी भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिनके अंदर शुगर मौजूद होती है, कार्बन नंबर 1 पे वो जुड़ा हुआ होता है एक नाइट्रोजनस बेस। और जब दूसरा स्ट्रैंड आता है, जैसे ये एक स्ट्रैंड है और ये दूसरा स्ट्रैंड है, तो दोनों स्ट्रैंड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान में होता है, ठीक है। एक ये हमने जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ लिया था। अब प्रॉब्लम ये है कि ये स्ट्रक्चर पढ़ना जरूरी था। अगर से यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना, तो यहाँ पर डीएनए जो है, उसके जीन्स, और उसके बाद जो है वो डीएनए को एज ए जीन बताया हुआ है। उसमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर इतनी डिटेल में डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मजबूर हैं, हमने न्यूक्लियोटाइड डिस्कस करने हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अच्छा, जीन्स। अब आ जाते हैं बेटा जीन्स के हवाले से, कि जीन्स में मैंने उस दिन आपको कहा था कि जीन जो है वो प्रोटीन बनाता है, और जीन का काम जो है वो प्रोटीन बनाना होता है। और हमारी बॉडी को टोटली डिफाइन करना, हमारी बॉडी को बिल्टअप करना, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, जीन्स, जो प्रोटीन्स हैं वो ज़रूरी होते हैं। तो हम अब एक थोड़ा सा आइडिया लेंगे। जैसे यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन की अगर बात करते हैं ना, ये आप ज़रा यहाँ पर देखें तो आपको पता लगेगा कि ये जीन्स कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ वन प्रोटीन, यहाँ पर ये। और उसके बाद फिर स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन थोड़ा सा हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखें, जीन जो है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि अभी आपने उस दिन क्या कहा, आपने कहा जीन यानी डीएनए क्रिएट्स द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स बनाती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जीन अगर डीएनए है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये अगर स्ट्रैंड है डीएनए का, ठीक है, एक डीएनए का स्ट्रैंड है, और मैं इस डीएनए के स्ट्रैंड को अल्फाबेटिक फॉर्म में लिखता हूँ, तो मैं AGCT ये अल्फाबेट लिखता हूँ, ठीक है। ये एक स्ट्रैंड है। अब दूसरे स्ट्रैंड पे ऑटोमेटिकली जब आपके पास एक स्ट्रैंड आ जाता है ना, ये बेटा याद रखिएगा ये बात, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको एक स्ट्रैंड दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि दूसरा स्ट्रैंड बनाए, तो आपको पता होना चाहिए, कि याद होना चाहिए कि ए ने हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है टी के साथ, और जी ने हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है सी के साथ। तो ए डबल हाइड्रोजन बॉन्ड टी, ठीक है, जी के सामने सी, फिर सी के सामने क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, टी के सामने ए आ जाएगा, ए के सामने टी आएगा, जी के सामने सी आएगा, सी के सामने जी आएगा, टी ए और टी। ये समझ आई बात? अच्छा, मतलब कि जो सामने आएगा ना, हम्म। मतलब वो स्पेसिफिक होगा कि मतलब ये इसी के साथ ये हाँ, लगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है वो आपको कहें ए जी, यहाँ दे दें सी टी, फिर यहाँ दे दें सी टी, फिर यहाँ दे दें ए जी। अब आप इनके सामने डिफाइन कर लो, ए के सामने टी ने आना है, जी के सामने सी जी ने के आना है। साथ सी में, सी के सी, ऊपर जी है में, टी है। इधर फिर जी, फिर ए, इधर टी और इधर सी, ये पूरा स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब होता क्या है, सवाल ये पैदा होता है प्रोटीन्स के बारे में। हम कहते हैं कि प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो अब ये जीन जो है ये एकदम प्रोटीन का को कोड कैसे करता है, या हम यूं कह लें कि जीन के ऊपर वो क्या चीज मौजूद होती है विच कोड्स फॉर प्रोटीन। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये जो डेवलपर्स होते हैं, कंप्यूटर के जो डेवलपर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये 1001 बाइनरी लैंग्वेज में बात करते हैं ना, ये इनकी कोड्स होते हैं, इन्होंने सॉफ्टवेयर की कोडिंग्स करनी होती है। फॉर एग्जांपल प्रोटीन एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसकी कोडिंग जो है, उसके कोड क्या है, AGCT। और ये AGCT 4 तरह के जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये बेसिकली किसके पास होते हैं, जीन के पास होते हैं। इसका मतलब है जीन क्या हो गया, कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेवलपर हो गया। जीन के पास कोड्स हैं, 4 कोड्स हैं, दो नहीं है, बाइनरी कोड्स नहीं है कंप्यूटर वालों की तरह, ठीक है। 4 कोड्स हैं जीन के पास, और यही कोड्स वो डिफरेंट अंदाज में रिपीट करके क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब देखें, अगर मैंने यहां लिखा है AGCT तो मैं यहां ये लिख सकता हूं AGCT TCGA ACGT किसी भी पैटर्न में इनको लिख सकता हूं। ये बेसिकली क्या है, ये कोडिंग है।
ये कोडिंग है, ठीक है। और ये जो कोडिंग है, ये वो कोडिंग है कि जो कि अब आगे जाकर किसको स्पेसिफाई करेगी, प्रोटीन को, ठीक है। तो असल में जीन की जो कोडिंग है, जो डीएनए है, बेसिकली कितना भी बड़ा डीएनए हो, ठीक है, एक आपके पास एक बड़ा सारा मॉलिक्यूल है डीएनए का, अब इसका ये जो टुकड़ा है, ये अगर किसी एक स्पेसिफिक प्रोटीन को कोड कर रहा है, तो उसके पास उस प्रोटीन का क्या मौजूद है, कोड मौजूद है। और वो प्रोटीन जो है वो इतने हिस्से के कोड से बहुत आराम से बन सकती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रोटीन फॉर्मेशन बाय अ जीन, ठीक है। अब इस हवाले से एक और मैं आपको बात बताता हूँ, फिर आपसे क्वेश्चन लूंगा। ये देखिएगा, गौर कीजिएगा कि सवाल ये पैदा होता है कि प्रोटीन जो है वो बनती है अमाइनो एसिड से, और डीएनए किससे बनता है बेटा? और डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स। तो फिर वो क्या है कि वो कौन है बीच में जो उस कोड को डी कोड करेगा? और मतलब पहला डी सवाल, कोड से मुराद क्या है? डी कोड से, बहुत अच्छा सवाल है। डी कोड से मुराद ये है कि इस न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को, बड़ा मजेदार सेंटेंस बोलने लगा, गौर कीजिएगा, इस न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को अमाइनो एसिड लैंग्वेज में कौन चेंज करेगा? वो होता है ना, बाहर से कोई बंदा आता है, वो कहता है कि जी मैंने तो अपनी लैंग्वेज बोली, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल रही, तो आप कहते हैं एक इंटरप्रेटर साथ चला जाए और वो उसकी लैंग्वेज सुने और उसका जो बोला हुआ जुमला है वो आगे हमें बता दे, ठीक है। जैसे तुर्की का सदर आता है, तो वो जब बोलता है तो उसके यहाँ पे जो है वो तर्जुमान होते हैं जो उसकी तुर्की को उर्दू में ट्रांसफर करके हमें बता देते हैं, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज है, न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज जो डीएनए के पास है, हमने कहा ना जीन से प्रोटीन बन रही है, तो न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को प्रोटीन आरएनए। लैंग्वेज, बेटा मैं अब आपको एक बात बता दूं, मैं ना आपको आरएनए नहीं पढ़ाने लगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं एक मुख्तसर एक सिर्फ टच करूंगा, क्योंकि वहां पर आरएनए का जो है वो इतना जिक्र नहीं है, एंड आई डो नॉट वांट टू स्पेंड द टाइम ऑन आरएनए। ये जो डिकोडिंग होती है, ये कौन करता है बेटा? आपको याद होगा, हमारे सेल में एक स्पेशल किस्म की एंटिटी होती है, राइबोसोम। वो न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को प्रोटीन लैंग्वेज में डिफाइन कर देता है। न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को प्रोटीन लैंग्वेज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे यहाँ पर डीएनए अवेलेबल है, यानी मेरे पास जीन अवेलेबल है, और उस जीन के न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको मैंने क्या करना है, उनको मैंने कन्वर्ट करना है प्रोटीन्स में, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे जो है वो बीच में लाना होगा राइबोसोम को। मुझे राइबोसोम को बीच में लाना होगा। राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को पढ़ेगा, उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी उसकी लैंग्वेज कौन सी बना देगा? अमाइनो एसिड लैंग्वेज बना देगा, ठीक है। जैसे ये है ना, अब आप देखें, गौर करें कि जो हमारे उर्दू है, उसके अल्फाबेट, उर्दू एक प्रोटीन है, उसके अल्फाबेट जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। इंग्लिश एक प्रोटीन है, एक मिसाल दे रहा हूँ, इंग्लिश एक प्रोटीन है और उसके जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हम अमाइनो एसिड को जोड़ते जोड़ते, जिस तरह हम मुख्तलिफ अंदाज में एबीसीडी को मुख्तलिफ अंदाज में जोड़ के हमने अंग्रेजी बना ली। हमने एंड बनाना था तो हमने ए एंड डी को जोड़ लिया, हमने फॉर बनाना था तो हमने एफ ओ आर को जोड़ लिया, ठीक है। हमने फॉर एग्जाम्पल क्लास बनाना था तो हमने सी एल ए डबल एस को जोड़ लिया, ठीक है। हमने किसी पैटर्न में नहीं रखे, याद करने के लिए हमारे पास यही पैटर्न है, लेकिन अल्फाज के लिए तो अल्फाबेट्स का कोई पैटर्न नहीं है, कहीं से भी उठा के वर्ड बनाया जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही जो अमाइनो एसिड्स हैं वो भी कहीं से भी उठाकर लगाए जा सकते हैं, बस प्रोटीन फंक्शनल बननी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनको राइबोसोम ने रीड करके अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना, ठीक है। जी बेटा, यहां तक कोई सवाल आपका? अच्छा, इसकी कोई एग्जांपल है, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को सर ए टी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, आपके बुक से ही निकालते हैं एग्जांपल। पहले ना मैं आपको ज़रा थोड़ा सा एक बात, इस सवाल के जवाब के लिए मुझे पहले एक और बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद जो है हम देखें। आपको एक बात का बहुत अच्छे तरीके से पता है, और वो ये है कि जो डीएनए है वो होता है न्यूक्लियस में, ठीक है। डीएनए आपका है न्यूक्लियस में। और एक बात आपको और बता दूं,
यहाँ आपकी आसानी के लिए, वो ये है कि प्रोटीन्स आर मेड इन साइटोप्लाज्म, मेड इन चाइना के बजाय मेड इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में भी कहाँ बनती हैं, ये भी आपको मैं आइडिया अगर दूं, तो प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली बनती हैं, ये जो हमारे न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर एक बहुत बड़ा सारा ऑर्गेनेल होता है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, प्रोटीन वहां बनती है। ये चैप्टर आपने मेरे से पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हाँ जी ये था, आपने गो थ्रू करवाया था। हाँ गो। अब होता ये है कि प्रोटीन बननी है बेटा जी यहाँ पर, ठीक है, ये प्रोटीन बन रही है फॉर एग्जाम्पल। सवाल ये पैदा होता है कि भाई डीएनए ये रहा, प्रोटीन ये रही, हमने अभी कहा कि प्रोटीन को किसने बनाना है, प्रोटीन को बनाना है राइबोसोम ने, प्रोटीन को राइबोसोम ने बनाना है, ठीक है। तो फिर ये चक्कर क्या चला है, राइबोसोम तो प्रोटीन यहां बना रहा है, डीएनए यहां है, तो डीएनए का मैसेज राइबोसोम तक कैसे आएगा? ये है वो बात जो अभी आपने थोड़ी देर पहले की है, क्या कि डीएनए का मैसेज पहले कन्वर्ट किया जाएगा आरएनए में, इसको आप कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये मैसेंजर होता है, ये डीएनए का मैसेज पकड़ता है, और डीएनए का मैसेज पकड़ के तो कहां तक लेकर जाता है बेटा, ये लेकर जाता है राइबोसोम तक। डीएनए ने खुद बाहर नहीं आना, राइबोसोम ने अंदर नहीं जाना, सिर्फ बाहर आने की इजाजत किसको है, इस मैसेंजर को है। ये मैसेंजर आकर राइबोसोम पर लगेगा, ये राइबोसोम इसको रीड करके प्रोटीन बना देगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली जो लैंग्वेज आ रही है वो भी डायरेक्ट नहीं आ रही, बल्कि वो भी एक आसान फॉर्म में, यानी आरएनए की फॉर्म में राइबोसोम तक आ रही है, और राइबोसोम उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है। राइबोसोम डायरेक्ट डीएनए को डिकोड नहीं कर रहा, ठीक है। अब यहां पर जो बात है वो ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये कहूंगा कि डीएनए है, वो डीएनए पहले अपनी न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज जो है वो किसको ट्रांसफर करता है, वो ट्रांसफर करता है आरएनए को, और इसको क्या बना देता है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जो है ये साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है। इसके पास भी कौन सी लैंग्वेज है, न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज है, ठीक है। इस न्यूक्लियोटाइड लैंग्वेज को ये लेकर जाता है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम जो है वो इसको किस में कन्वर्ट करता है, अमाइनो एसिड लैंग्वेज यानी प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। ये है जो इसका मतलब है। यहां से आपको क्या पता लगा, डीएनए क्रिएट्स द प्रोटीन, लेकिन वो कई स्टेप्स से गुजर के बनाता है, ठीक है। वो एक ही स्टेप पे प्रोटीन नहीं बना लेता। अब आपकी बात का जवाब करते हैं कि बेटा ये कैसे होता है। अब देखिए हाउ, अब अगला सवाल ये बनता है, हाउ द राइबोसोम, आप यूं कह लें कि ज्वाइंस द अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न टू सिंथेसाइज प्रोटीन। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे देता हूं, लेकिन ये सवाल पहले मैं आपको समझाता हूं। बेटा आपको याद होगा एक प्रोटीन है पेप्सिन, एक एंजाइम है पेप्सिन, और आपको पता है कि एंजाइम भी बाय नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, पेप्सिन। अब पेप्सिन हमारी जिंदगी में शायद कोई 1 लाख मरतबा, 2 लाख, 50 लाख मरतबा बनता हो, ठीक है। पेप्सिन अगर हमारी जिंदगी में 50 लाख मरतबा बनता है, तो वो पेप्सिन पेप्सिन ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पेप्सिन का अमाइनो एसिड ए बी सी एक्स वाई जेड एल एम एन, ये पेप्सिन के अमाइनो एसिड्स है। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पेप्सिन के अमाइनो एसिड्स हैं, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये अमाइनो एसिड्स किस बॉन्ड के जरिए जुड़े होंगे बेटा? पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड। सवाल जो है वो ये है कि इनका पैटर्न क्यों नहीं चेंज होता? भाई राइबोसोम ने बनाना है ना, राइबोसोम पैटर्न चेंज कर दे, ठीक है। अब जो असल सवाल जो मैंने यहां लिखा है वो क्या है, वो ये है, हाउ द राइबोसोम ज्वाइंस द अमाइनो एसिड इन अ पर्टिकुलर पैटर्न टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स।
आप पेप्सिन बना रहे हो तो आपसे गलती क्यों नहीं हो रही? आप ए की जगह बी क्यों नहीं लगा देते, या ए की जगह एल क्यों नहीं लगा देते, या एक्स की जगह एम क्यों नहीं लगा देते? हमेशा वही पैटर्न क्यों आता है? देखिए बेटा, सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखें कि जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड डिफाइन व्हाट अमाइनो एसिड should come after another. न्यूक्लियोटाइड्स डिफाइन करते हैं ये बात। एक अमाइनो एसिड के बाद दूसरा अमाइनो एसिड कैसे आएगा, ये कैसे होता है बेटा? हर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड को डिफाइन कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पूरा डीएनए है, AGCT AGCT A, ठीक है? अब ये AGC एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को कोड करेंगे, TAG उसके बाद उससे अगले अमाइनो एसिड को कोड करेगा, फिर CTA एक और अमाइनो एसिड को कोड करेगा। यहां से आपको क्या पता लगेगा बेसिकली, कि अगर आपके पास इस पैटर्न का मैसेंजर आरएनए आ रहा है तो आपके पास हमेशा अमाइनो एसिड का पैटर्न सेम रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, मेरे पास एक है पेप्सिन, ठीक है? पेप्सिन मेरे पास है। मैं आपको एक हैरानकुन चीज दिखाता हूँ, चले। अ, अच्छा, जीन्स डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, हाँ? तो हाँ न्यूक्लियोटाइड एक मतलब कि न्यूक्लियोटाइड में कितने जीन्स होते हैं? हाँ, क्या बातें कर रहे हो? एक डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है? लेकिन जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनमें तो कोई जीन नहीं होते बेटा। एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये पूछ सकते हो आप। क्योंकि अच्छा, जो तो जैसे ये वही बात है कि दीवार ईंटों से बन रही है। आपका सवाल कुछ इस तरह से बना है कि ईंटों में कितनी दीवारें होंगी, अच्छा, ठीक है। ठीक है? तो जो ब्रिक्स हैं, ब्रिक तो ब्रिक है। आप ये कह सकते हो कि एक दीवार में कितनी ईंटें होंगी, या एक एक जीन में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ये देखिए, ये बहुत मजे की एग्जांपल मिल गई है। अगर ये थोड़ा सा रीड करना इसको मुश्किल है, लेकिन ये बेटा पेप्सिनोजिन का जीन है, गौर करें। ये मैंने आपको रियल रिसर्च पेपर निकाल के दिखा रहा हूँ, ये देखें। एक अमाइनो एसिड, दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये चेक करें। हर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का ग्रुप एक एक अमाइनो एसिड को कोड करता जाएगा, ठीक है? इसलिए अगर आपने पेप्सिन बनाना है तो पेप्सिन बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक केस देता हूँ, एक केस देता हूँ। चले, मैं यहाँ पर रियल केस आपको देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पेप्सिन। अच्छा जी, 327 अमाइनो एसिड्स हैं पेप्सिन में, ठीक है? हमने अभी क्या केस बनाया है? पेप्सिन में 327 अमाइनो एसिड्स हैं। चले, ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि हम भूल ना जाए। ओके, मैं आपको बताता हूँ जी कि मैंने आपको अभी क्या कहा कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स इक्वल्स टू 1 अमाइनो एसिड, ठीक है? अगर मैं कहता हूँ 327 अमाइनो एसिड, तो न्यूक्लियोटाइड कितने यूज होंगे इसमें? मल्टीप्लाई बाय 3। मल्टीप्लाइड बाय 3, 327 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये क्या वैल्यू बनती है? 992, 991। 981। बेटा ये पेप्सिन के जीन में टोटल न्यूक्लियोटाइड्स। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहां अब हम प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बेटा। ये है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड असल में ट्रिपलेट कोड होता है। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमाइनो एसिड को डिफाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक कोड। यानी इसका मतलब ये हुआ, अब आइए दोबारा, डीएनए है, डीएनए किसको कोड करेगा? मैसेंजर आरएनए को। बेसिकली डीएनए ने मैसेंजर आरएनए को क्या दिए हैं? जेनेटिक कोड दिया है, ठीक है? वो जेनेटिक कोड जिसके बारे में मैंने आपको कहा है कि जो ट्रिपलेट होता है, ट्रिपलेट ग्रुप, ठीक हो गया? फॉर एग्जाम्पल AGC,
अब क्या होगा कि ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये इसको अब राइबोसोम, ये राइबोसोम के हत्थे चढ़ेगा और राइबोसोम एक ट्रिपलेट के जरिए यानी 3 न्यूक्लियोटाइड्स के जरिए एक अमाइनो एसिड कोड करेगा और जोड़ता चला जाएगा, जोड़ता चला जाएगा। तो अब यहां पर आइए, इस अपनी बुक में देखिए, ये देखें वो बता रहे हैं ये एक कोड है, ये दूसरा कोड है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। ये डीएनए के कोड्स हैं, ठीक है। अब ये जो डीएनए के कोड्स हैं, ये डीएनए के कोड्स किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं? जैसे ये मेथायोनिन है, एम, एम एक अमाइनो एसिड है जिसका नाम होता है मेथायोनिन, ठीक है। फिर ये एलेनिन हो सकता है, ये इसका नाम मुझे नहीं फिलहाल आ रहा ज़हन में। ये जितने भी हैं ये सारे अमाइनो एसिड्स हैं, ये अमाइनो एसिड के अल्फाबेट्स हैं। इसका मतलब है कि आपके पास जो कोड है वो है TAC, इन सबको देखते जाएं बेटा, TAC, TAT, CAT, GAG और ACA, ये आपके पास कोड है। इस कोड के जरिए आपने इन सबको जोड़ दिया। ओ ये डायग्राम बनी, ये देखें, इस कोड के जरिए आपने राइबोसोम के हवाले किया इनको और राइबोसोम के हवाले करके इनको जोड़ दिया आपस में। तो जब आपने राइबोसोम के हवाले करके इनको आपस में जोड़ दिया तो ये प्रोटीन बन जाएगी, ठीक है। तो अच्छा इस ठीक है, डीएनए को प्रोटीन में करने का फायदा क्या है? बेटा डीएनए सारी हम डीएनए क्या, इंफॉर्मेशन आपको डीएनए में है, तो उसको प्रोटीन में क्यों करना? क्योंकि हमारी बॉडी का फंक्शनल मॉलिक्यूल डीएनए है, सॉरी प्रोटीन है, डीएनए नहीं है। डीएनए जस्ट इंफॉर्मेशन कैरियर है, डीएनए जस्ट हमें इनहेरिटेंस में मिलता है। डीएनए की फंक्शनल फॉर्म प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में असल में रोल प्ले करती है। अच्छा, जो वो होते हैं मतलब कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो मतलब कि वो जो डीएनए होता है वो मतलब कि प्रोटीन में कन्वर्ट हो चुका होता है। फर्टिलाइजेशन के दौरान जो है, जैसे ये है ना, आपके पास स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं, ठीक है, उसके बाद 2n जाइगोट बनता है। ये 2n जाइगोट जो है, अब इसमें जब एक दफा जाइगोट बन जाता है तो इसमें अब जो है वो क्या शुरू होती है, एक तो आपने कहा था माइटोसिस शुरू होती है, ठीक है, माइटोसिस के जरिए, लेकिन उसके साथ साथ अब इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, प्रोटीन फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होगी और साथ साथ जो है फंक्शंस होते जाएंगे। अच्छा, जो माइटोसिस होती है, लेकिन हम्म। हमारी बॉडी में जो मतलब जो डीएनए है वो किस फॉर्म में है? अभी प्रोटीन की फॉर्म में है मतलब डीएनए की form में? ये देखिए ना, जैसे फॉर एग्जांपल जिस टाइम माइटोसिस हो रही है उस टाइम पे होता ये है कि डीएनए को कोड नहीं किया जा रहा होता। फॉर एग्जांपल आपने क्या करना है, सबसे पहले जो आप जाइगोट बनने के फौरन बाद जब आप माइटोसिस करते हैं ना, तो आप करते हैं एक, 1 2 3, कितने बन जाएंगे, 8, और उसके बाद 4, 4 माइटोसिस करते हैं आप। 4 आप माइटोसिस के एपिसोड्स चलाते हैं, ठीक है। जब 4 हो जाते हैं उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, बल्कि इवन उसके बाद भी नहीं होती, उसके बाद भी कुछ टाइम के बाद होती है। सबसे पहले आप एक बॉल ऑफ सेल्स बना लेते हैं, अच्छे तरीके से सेल्स को डिवाइड करके बॉल ऑफ सेल्स बना लेते हैं। जब सेल्स आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं उसके बाद आप प्रोटीन्स बनाना शुरू करते हैं एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है। जाइगोट में इनिशियली पहला काम माइटोसिस होता है। जब एक दफा आपके पास एक हैंडफुल ऑफ सेल्स आ जाता है, सेल्स क्लस्टर आ जाता है, उसके बाद आप प्रोटीन बनाना शुरू करते हैं इसमें। ठीक हो गया। ठीक है, मतलब कि जो हमारी बॉडी में फंक्शनल जो है मतलब कि डीएनए वो प्रोटीन है। फंक्शनल डीएनए ना कहिएगा, ये बड़ा ब्लंडर काउंट होगा। आप यूं कह लें कि बस जो फंक्शनल फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है ना जो हमें पेरेंट से मिल रही है वो प्रोटीन है। अच्छा ठीक है। अच्छा, जब ये अच्छा जी, अब अमीनो यहाँ एसिड जी, में जो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर वापस अंदर चला जाता है क्या न्यूक्लियस में? आरएनए? नहीं, आपने कहा ना कि राइबोसोम्स कन्वर्ट कर देंगे उसको आप प्रोटीन प्रोटीन के में अंदर। कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब वापस मतलब कि डीएनए के अंदर मतलब कि उधर ही जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर ही जाएगा। डीएनए पहले मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के पास आएगा, राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा। अब बताइए सवाल क्या पूछ रहे हैं आप, कौन वापस जाएगा राइबोसोम ने न्यूक्लियस? राइबोसोम ने प्रोटीन बना दी, तो वो जो प्रोटीन बनी है वो वापस न्यूक्लियस में चली जाएगी।
प्रोटीन बेटा अपने फंक्शन के मुताबिक सेल के अंदर भी रह सकती है, आउटसाइड द सेल भी जा सकती है, ठीक है, और न्यूक्लियस में भी जा सकती है। अगर उसका फंक्शन न्यूक्लियस में है तो वो अपने फंक्शन के मुताबिक जाएगी, भेजा जाएगा उसको, और उसको भेजेगा कौन? वो भी एक ऑर्गेनेल होता है हमारा, छोड़ दे उसको फिलहाल। वो ऑर्गेनेल होता है गोल्जी, गोल्जी एपरेटस। अच्छा, जो मतलब कि ये आम फंक्शनल प्रोटीन होगी, जैसे हाँ, दूसरी कोई भी फंक्शनल हाँ। प्रोटीन हो सकती है। अगर उसको सेल में जरूरत है तो आप सेल में रखेंगे उसको, अगर उसकी आपको सेल से बाहर जरूरत है तो उसको फौरी तौर पर सेल से बाहर भेजा जाएगा। फॉर अच्छा ठीक है। एग्जाम्पल इंसुलिन बना के सेल में रखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, अच्छा ठीक इंसुलिन है, बना मतलब के कि आप बाहर भेजो। जी बताइए। अच्छा मतलब कि जो प्रोटीन होती है हाँ जो सेल के अंदर बनती है वो ऐसे बनती है, ठीक है, जो हम हाँ अंदर हाँ कंज्यूम बिल्कुल। करते हैं, अंदर कंज्यूम हाँ, करते हैं, तो वो एब्जॉर्ब सीधा एब्जॉर्ब होती है उसका न्यूक्लियस वगैरह से भी। जब हम खाते हाँ जी, जो हम खाते हैं। हाँ, आवाज कट गई थी बेटा। अच्छा, अब आपको आवाज आ रही है? टाइम में वो टूटती है, टूट के डायरेक्ट ब्लड में जाती है, उसके बाद जाती है लिवर के पास। लिवर फिर उसको अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करके सेल्स को देता है, वहां से दोबारा फॉर्मेशन होती है। यानी इनिशियली जब आपने प्रोटीन खाई है तो वो स्टार्ट में बगैर किसी न्यूक्लियस में एंटर हुए डायरेक्ट वो अमाइनो एसिड ब्लड में जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आइए एक समझते हैं डीएनए वर्सेस आरएनए। डीएनए जो है बेटा, सबसे पहले ज़हन में रखिए कि मोस्टली डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड मतलब आपको पता ही है कि दो इसके स्ट्रैंड्स होते हैं हेलिकल फॉर्म में। जो आरएनए होता है ना बेटा, वो मोस्टली मोस्टली कह रहा हूँ, ठीक है, नॉट ऑलवेज, लेकिन मोस्टली जो आरएनए होता है खासतौर पे ह्यूमन बॉडी में वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है, उसका डबल स्ट्रैंड नहीं होता। सिंगल स्ट्रैंड होता है, उसकी वजह ये है कि जब आप इसका काम खत्म हो जाता है ना, व्हेन इट हैज डन इट्स वर्क, और वो क्या होता है इसका काम, कि इसने मैसेज पहुंचाना होता है। व्हेन इट हैज डन इट्स वर्क, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर आप आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आरएनए को आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब एक दफा काम खत्म हो जाता है, ठीक है। जो डीएनए होता है उसको तो आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना, डीएनए डिस्ट्रॉय होगा तो कैंसर हो जाता है, ठीक है। डीएनए के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो बड़े डेंजरस होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गया तो कैंसर हो जाएगा। आरएनए जो होता है उसका काम हो गया, आप सिंगल स्ट्रैंडेड इसलिए बनाते हैं कि डबल बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप एक ही बनाते हो और उससे काम करने के बाद उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हो, इस वजह से ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। दूसरा डीएनए और आरएनए का डिफरेंस ये है बेटा कि डीएनए में होता है ए जी सी और एक और बेस होती है टी। आरएनए में ए जी सी टी को रिप्लेस करता है यू। टी का ठीक है। मतलब क्या था? थायमीन। और अच्छा यू का मैं मतलब होता है यूरेसिल, URACIL। अच्छा, मैं एक चीज़ में कंफ्यूज हो गया था। मुझे लगता था कि वो डीएनए हाँ जो जी। है वो जब आरएनए को भेज देगा तब वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फिर मैं सारे कंफ्यूज हो गया था इसलिए। डीएनए खुद नहीं डिस्ट्रॉय होगा, अच्छा, अगर नई प्रोटीन बनानी है आपने, तो फिर वो डीएनए तो फिर मतलब कि आप फिर आरएनए बनाएंगे। अच्छा, मतलब कि एक डीएनए दोबारा दोबारा डीएनए ने आरएनए आरएनए को बना भेज दिया, सकता है? आरएनए अपना काम करके दोबारा आरएनए बनाएगा, यही होता है बॉडी में हमारी, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ ला के बात वापस एक मैंने निगल ली है, डीएनए दोबारा आरएनए बनाएगा, ठीक है, और वो दोबारा आरएनए बना के तो दोबारा से फिर प्रोटीन बना लेगा। तो ये फर्क होता है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है कि जो डीएनए होता है उसमें जो चार बेसिस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। लेकिन जो आरएनए होता है उसमें तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए जो असल में कोडिंग है, इस पे कोड पे गौर करें, ये देखें, AUG। टी के ऑपोजिट क्या आता है बेटा? ए। ए आता है। ए के ऑपोजिट क्या आना चाहिए? टी। यहां अब इन दोनों को कंपेयर करें, ए के ऑपोजिट क्या आ रहा है? यू। यू। जहां यू आया, जहां यू आया इसका मतलब है वो आरएनए है। अगर ए के ऑपोजिट टी आ रहा है तो इसका मतलब है वो डीएनए है।
और अगर ए के ऑपोजिट यू आ रहा है तो इसका मतलब है वो आरएनए। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने एक दफा डीएनए को कोड कर दिया AGCT डीएनए से आपने बना लिया आरएनए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आरएनए बना लेंगे तो AGCT के बजाय, बल्कि यहाँ AGCT तो आना ही नहीं, ए के ऑपोजिट जब आप बनाएंगे तो ए के ऑपोजिट टेक्निकली क्या आता है डीएनए में, तो आता है टी। लेकिन जब आपने आरएनए बना लिया तो ए के ऑपोजिट क्या रिप्लेस कर देगा? यू। यू। जी के ऑपोजिट सी ही रहेगा, सी के ऑपोजिट जी ही रहेगा, टी टी के ऑपोजिट भी ए ही रहेगा, लेकिन जहां ए आएगा उसके ऑपोजिट यू आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ना व्हाट्सएप पे एक तस्वीर भेजता हूँ, ये मेरे ख्याल में आपकी बुक में वो बना नहीं हुआ, ठीक है। वो उसमें जो है ना, हाँ वो एक डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और उसके ऊपर भी कोडिंग है, नीचे भी कोडिंग है। हाँ 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 हाँ, तो ऐसा ही उसमें है। से अब वो कौन सी कोडिंग लेगा? इधर तो एक ही साइड, इधर तो एक ही बताया हुआ है ना, ए और उसके बाद टी, उसके बाद बेटा कोई एक साइड लेता है, ठीक है, कोई एक साइड लेता है, और जो साइड वो लेता है कोड करने के लिए उसको हम टेम्पलेट कहते हैं। टेम्पलेट होता है इसको उर्दू में कह ले सांचा। सांचे का मतलब पता है आपको? नहीं। सांचा ये है कि आपने अगर कोई बाउल बनाना है, बाउल बनाना है, तो आपके पास बाउल शेप की कोई परमानेंट शेप होनी चाहिए। आपने जो भी मटेरियल डालना है वो आप बाउल में डालेंगे, ठीक है। उस जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसे एक लोहे की शेप है, ठीक है, मैं प्लास्टिक का बाउल बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं उस सांचे में मटेरियल डाल दूंगा, उस सांचे में मैं प्लास्टिक मटेरियल डाल दूंगा, और उस सांचे के ऊपर इस तरह से ढक्कन रखूंगा कि वो प्लास्टिक जो है वो बाउल शेप में आ जाएगा। तो टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है जब आपने कोई चीज बनानी हो और आपके पास उसकी रफ फॉर्म पड़ी हो तो उसको टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जिस दो स्ट्रैंड्स होते हैं, हमेशा हमेशा दो स्ट्रैंड्स होते हैं, और जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं उनमें से एक स्ट्रैंड को जो है वो किया जाता है, कोड किया जाता है। यानी अगर इस स्ट्रैंड का आरएनए बन रहा है, अगर इस स्ट्रैंड का आरएनए बन रहा है तो ये वाला स्ट्रैंड टेम्पलेट कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। अगर इस स्ट्रैंड का बन रहा है, और अगर इस स्ट्रैंड का बन रहा है तो फिर ये टेम्पलेट कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा, ठीक है। कौन सा टेम्पलेट सिलेक्ट किया जाता है इसको अभी फिलहाल आप छोड़ दें, ये बहुत आगे की बात है। अच्छा, मेरी बुक में ये लिखा हुआ है, मतलब कि अमाइनो एसिड कोडेड फॉर, उसका कोई लिखा नहीं हुआ MAKE, बस कलर्स हम्म। बना के शेप दे दी है। हाँ तो ये भी काफी है। मैं आपको ना इससे आगे नहीं जाने दूंगा, आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ना, इसको देखना भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसका दूर दूर तक कहीं जिक्र नहीं है करिकुलम में। जो चीजें करिकुलम में हैं उनसे मैं चंद बातें इजाफी ही बता चुका हूँ फॉर योर कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ नहीं जाना, ठीक है। एक छोटी सी बात अब हम और कर लेते हैं, जो कि हमारे कॉन्सेप्ट को एक यूं कह लें कि एक सिरे से दूसरे सिरा मिल जाएगा। यहाँ एक तो असल में वो बातें भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो टर्मिनोलॉजीज आपके टेक्स्ट में यूज हुई हुई हैं। डीएनए से हमने कहा मैसेंजर आरएनए बनता है, और मैसेंजर आरएनए से फिर बनती है प्रोटीन, ठीक है। डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है न्यूक्लियस के अंदर, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इसको ब्रैकेट में आप साइटोप्लाज्म भी लिख सकते हैं, साइटोप्लाज्म लिख दें, ठीक है। अच्छा, अब ये जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनने का प्रोसेस है, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन, इनके अलग नेम होते हैं। जो डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का प्रोसेस है इसको आप कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने की जो का जो प्रोसेस होता है उसको आप कहते हैं ट्रांसलेशन। यानी आप उसको रीडेबल, जैसे अब मैं कहता हूं ना कि मैंने जो है वो फॉर एग्जांपल इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट किया है, तो उर्दू हमारी रीडेबल लैंग्वेज है, तो मैंने क्या किया, ट्रांसलेशन की है, ठीक है। तो रीडेबल लैंग्वेज जो है
वो उसमें हमारी बॉडी की रीडेबल लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको कहा ना हमारी बॉडी में फंक्शन ही प्रोटीन करती है, तो हमारी बॉडी की रीडेबल लैंग्वेज बेसिकली क्या है? प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए से मैसेंजर आरएनए के बनने का प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन, और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनने का प्रोसेस ट्रांसलेशन, ये कहलाता है। ठीक है, टॉपिक खत्म। नहीं, आगे जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग छोटा सा टॉपिक है, उसके बाद आपका ये आ जाएगा लार्ज स्केल फर्मेंटर्स। फर्मेंटर हम पढ़ चुके हैं, और ये जो है वो फिर एक छोटा सा टॉपिक है, तो आज ये कन्वर्ट कर लेंगे, बाकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग वगैरह वो बाद में देख लेंगे। अच्छा जी, आज ये पूरा पढ़ लेंगे। अच्छा, अब देखिए आता है जी जेनेटिक इंजीनियरिंग। हमने बायोटेक्नोलॉजी जो है उसको जब हमने टच किया था, तो हमने एक बात पढ़ी थी कि बायोटेक्नोलॉजी में आप लिविंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी फेवर में यूज करते हो। ठीक है, उसमें आपने एक चीज पढ़ी थी, फर्मेंटेशन। बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपने फर्मेंटेशन की थी, और क्या क्या प्रोडक्ट्स नहीं बनाए थे। फिर आपने क्या किया, आपने जो है वो दूसरी चीज जो थी वो जेनेटिक इंजीनियरिंग थी। इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग होता है क्रिएटिंग, एडिंग, डिलीटिंग, एडिटिंग, ये इंजीनियरिंग है। किसी भी चीज को बनाना, कुछ ऐड करना, कुछ निकालना, कुछ चेंज करना, इसको आप इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे इसमें वैसे तो इंजीनियरिंग जो है उसका प्योरली ताल्लुक मैथमेटिक्स से है, लेकिन जब आप यही काम जीन्स के साथ करते हैं तो ये बायोलॉजी में आ जाता है। यानी आप जो है यू कैन, यू मे से दैट क्रिएट, ऐड, डिलीट और एडिट द जीन। जब आप ये काम करते हैं जीन के साथ, तो आप उसको कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये जो है वो एक पूरा एक बहुत बड़ा सारा टॉपिक हुआ करता है, लेकिन हमें फिलहाल जो है वो एक छोटे से हम इसको स्केल पर पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि बेटा आपको याद होगा हमने फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया से प्रोडक्ट्स बनवाए थे, और उसमें मैंने आपको ये भी शायद जिक्र किया था कि हम बैक्टीरिया से इंसुलिन भी बनवाते हैं। अब बैक्टीरिया से इंसुलिन बनवाना यानी बैक्टीरिया से प्रोटीन बनवाना, अजीब सी बात है। क्या वजह है कि बैक्टीरिया को तो कभी नहीं सुना कि डायबिटीज हुई हो, बैक्टीरिया में तो इंसुलिन नहीं होगी, तो फिर हम बैक्टीरिया से इंसुलिन कैसे बनवाएंगे? हाउ कैन वी मेक द इंसुलिन, हाउ कैन वी मेक द बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस इंसुलिन? क्या समझ आता है आपको? मेरा यहाँ तक ख्याल है पैंक्रियाज तो कोई फंक्शन देखेंगे फिर उसको कंट्री बैक्टीरिया को क्या ऐसी चीज दें कि वो इंसुलिन बनाना शुरू कर दे? प्रोटीन। दोबारा सोच। बैक्टीरिया को क्या पता नहीं। बैक्टीरिया को हम इंसुलिन का जीन देंगे, क्योंकि प्रोटीन जो है वो तो सेकंड स्टेप है। उस प्रोटीन की इंफॉर्मेशन किसके पास है? भाई प्रोटीन की इंफॉर्मेशन तो जीन के पास है। इसका मतलब है बजाय बैक्टीरिया को प्रोटीन देने के, हमने तो उससे बैक्टीरिया से बनवानी है इंसुलिन। बनवाने का मतलब अच्छा ये। अच्छा हम्म जीन जो है, हम्म, जीन मतलब कि हम उसको बैक्टीरिया को सिर्फ इंसुलिन देंगे, उसके बाद जीन प्रोटीन वो खुद ही बना लेगा। नो नो नो, हम बैक्टीरिया को जीन देंगे, उसकी प्रोटीन यानी इंसुलिन वो खुद ही बना लेगा। हमने बैक्टीरिया को जीन देना है। देखो ना, अब इसमें आप यूं समझ लो कि मैं कहता हूं कि जी जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल दे देते हैं। हाँ, मैं एक पर्सन को कहता हूँ कि जी फलां खाने में फलां जो है वो चीज़ वो चाहिए। ठीक है, अब वो जाता है, वो किसी दुकान से लेकर आता है, ला के आपको दे देता है। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि जिस एरिया में आप बैठे हो वहीं पे एक किचन हो, वहीं पे सारे मसाले वगैरह मौजूद हो, बाजार से गोश्त आए, बाजार से जो है वो
बाकी चीजें आई, उन सबको मिलाकर जो है वो आप घर पे वो चीज बना लो। अब आपने क्या किया है, आपने बेसिकली वो जो रेसिपी, वो जो हांडी आप बना रहे थे, आपने उसके रॉ मटेरियल्स जो हैं वो इकट्ठे कर दिए। आपने रॉ मटेरियल्स इकट्ठे किए हैं और रॉ मटेरियल्स इकट्ठे करके आपने उस बावर्ची को दे दिए हैं, उस कुक को दे दिए हैं कि भाई तुम यूं करो, तुम ये सारा कुछ इकट्ठा करो और हमें हमारी डिश बना दो। बैक्टीरिया हमारी प्रोटीन का कुक बन जाता है। कैसे? हम उसको जीन भी प्रोवाइड करते हैं, हम उसको ऐसा मीडियम देते हैं जिसमें उसके पास अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, वो जीन, अमाइनो एसिड, और यहां देखें, अब आप रॉ मटेरियल्स में गौर करें, बैक्टीरिया को अमाइनो एसिड भी प्रोवाइड करते हैं, जीन हम उसको वैसे दे देते हैं, राइबोसोम उसके अपने पास होते हैं, राइबोसोम वो अपने यूज करता है। ठीक है, सर और अमीनो एसिड्स देंगे। अमाइनो एसिड्स हमें इसलिए देने हैं क्योंकि बैक्टीरिया ने जब प्रोटीन बनानी है तो उसको अमाइनो एसिड बाहर से चाहिए होंगे। बैक्टीरिया खुद अमाइनो एसिड नहीं बनाता, बैक्टीरिया को अपने इन्वायरमेंट से अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। जैसे एक फर्मेंटर है आपके पास, ठीक है, आपने इसमें बैक्टीरिया को ग्रो किया हुआ है, ठीक है, अब यहां पर जो बैक्टीरिया होगा उसके अपने पास अमाइनो एसिड नहीं होंगे, बल्कि उसको बाहर से अमाइनो एसिड लेने होंगे। अब अगर बाहर अमाइनो एसिड है ही नहीं तो बस फिर बात ही खत्म। अगर बाहर अमाइनो एसिड है ही नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगी। तो आप बैक्टीरिया को जीन देते हो, आप उसको अमाइनो एसिड देते हो, आप उसको कहते हो कि भाई राइबोसोम तेरे अपने पास है, ये उसके अपने बैक्टीरियल राइबोसोम होते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ उसके पास मौजूद होता है। वो इन तमाम चीज़ों को मिलाकर क्या बना देता है, हमें हमारी प्रोटीन बना देता है, जस्ट लाइक अ बावर्ची जो कि पूरी रेसिपी मिलाकर पूरी एक हांडी बना के आपको दे देता है। ठीक है, आप समझ आए कुछ? अच्छा अच्छा, मतलब कि जैसे आपने दूसरा, मतलब कि जो आपने पहले जीन का बताया, उसमें आपने बताया कि अमीनो एसिड्स तो खुद ही नहीं बनते, तो मतलब कि बैक्टीरिया में मतलब कि वो क्वालिटी नहीं होती जो उसको बना सके। सबसे पहले अब ये अमाइनो एसिड्स के बारे में आपको अगर आपने लेक्चर सुना तो आपको याद होगा, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो हमारी बॉडी खुद बना लेती है, खुद हमारी अपनी बॉडी में मौजूद होते हैं। दूसरे अमाइनो एसिड्स वो होते हैं जो हमें फूड के जरिए चाहिए होते हैं। मैं लिख देता हूँ आपको। अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स जो हैं उनकी दो टाइप्स है, एक एसेंशियल है। एसेंशियल जो हैं ये हमें किससे लेने पड़ते हैं? प्लांट्स से। ठीक है, दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, वो हम खुद भी बना लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का प्रॉब्लम ये होता है कि बैक्टीरिया को बाहर से अमाइनो एसिड चाहिए होते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर फर्ज करें बैक्टीरिया खुद भी अमाइनो एसिड बना सकता है, तो जरूरी तो नहीं है कि ये वो वाले अमाइनो एसिड हो जो हमें चाहिए हो हमारी प्रोटीन बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारी प्रोटीन बनाने के लिए बैक्टीरिया को चाहिए 15 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स, 15 अमाइनो एसिड्स हैं, और इन 15 अमाइनो एसिड्स को बैक्टीरिया डिफरेंट पैटर्न में जोड़ देगा, 1 2 3, 3 2 1, 4 6 7, 7 11 14, इस पैटर्न में फर्ज करें जोड़ता है वो। ठीक है, 15 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स चाहिए। अब बैक्टीरिया के पास अपने बिल्ट इन अगर कोई अमाइनो एसिड्स है, फर्ज करें वो है ही 7, तो वो तो हमारी प्रोटीन बना ही नहीं सकेगा। इसलिए हमें बैक्टीरिया को अमाइनो एसिड देने होंगे, वो वाले अमाइनो एसिड्स जो बैक्टीरिया लेगा और उससे हमें प्रोटीन बनाकर देगा। समझ में आई बात? हाँ जी, समझ गया। अच्छा, अब ये सारा प्रोसेस आपको कब समझ आएगा? ये सारा प्रोसेस आपको तब समझ आएगा जब एक दफ़ा आप ये देख लेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर कैसे आप जीन ऐड करेंगे। बेटा ये आपके पास है एक बैक्टीरिया, आप उस बैक्टीरिया जो है इसको आप क्या करते हो, आपको मैंने एक दफ़ा ये बात भी बताई थी कि बैक्टीरिया के पास दो तरह के डीएनए होते हैं। बेटा वो बात याद है आपको? एक बैक्टीरिया का डीएनए होता है जिसको आप कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए। ये बैक्टीरिया का इसेंशियल डीएनए होता है। इसको अगर निकाल देंगे बैक्टीरिया मर जाएगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनके पास छोटा सा एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसको आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं, यानी क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है इसको आप क्या कहते हैं? प्लाज्मिड।
ये मैंने आपको बैक्टीरिया वाले चैप्टर में बताई थी बात, कुछ याद है? भूल गया था, अब याद आ गया। ये वो डीएनए है जिसको आप अगर रिमूव भी कर दोगे तो कुछ नहीं होगा बैक्टीरिया को, ठीक है। और जिसके बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। ये एंटीबायोटिक, हमारी एंटीबायोटिक्स का बेड़ा गर्क करने में इस वाले डीएनए का सबसे ज्यादा बड़ा काम होता है, प्लाज्मिड का, ठीक है। अब क्या होता है, आप क्या करते हो आप? हाँ कुछ के पास नहीं होता ना, हर के पास हाँ जी ज़रूरी हाँ नहीं जी है। हाँ जी, बिल्कुल 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 सही पहुंचे हो मतलब आप, कि कुछ के पास नहीं होता। जिनके पास नहीं है उनको एंटीबायोटिक्स आराम से डिस्ट्रॉय कर सकते जी आराम से डिस्ट्रॉय कर दें, वेल डन। अच्छा जी, आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है। फॉर एग्जांपल स्किन सेल है आपके पास, क्योंकि आपको ये बात तो पता है कि हमारे बॉडी में तमाम सेल्स में सेम डीएनए है, तमाम माइटोसिस हुई हुई है ना, वैरायटी नहीं आई हुई, जाइगोट से ऑनवर्ड पूरी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस हुई हुई है। तो अगर जाइगोट से ऑनवर्ड पूरी बॉडी के सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस हुई हुई है, इसका मतलब ये है कि भाई ये तो सारे सेल्स में सेम डीएनए, ठीक है। आप स्किन सेल निकालो, स्किन सेल निकाल के उसका न्यूक्लियस निकालो। न्यूक्लियस में आपके पास 46 डीएनए के थ्रेड्स हैं, ठीक है। आपने क्या किया, आपने वो वाला डीएनए, बेसिकली आप सेपरेट तो नहीं करते हो लेकिन चलें, ये आपके पास वो डीएनए आ गया जिसका इतना टुकड़ा जो है, इतना टुकड़ा वो इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन जीन, ठीक है। आप इतना टुकड़ा निकाल लेते हो, बस भाई हमें इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं, हम इतना टुकड़ा निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे? अब मैंने आपको कहा कि आपने अगर बैक्टीरिया को अपना डीएनए देना है तो बेटा एक बात ध्यान में रखें कि जब आपने व्हेन यू वांट टू ट्रांसफर डीएनए टू बैक्टीरिया, जब आपने डीएनए जो है वो अपना डीएनए बैक्टीरिया को देना है ना, तो बैक्टीरिया को अपना डीएनए देने के लिए आपको अपना डीएनए पहले उसके डीएनए में ऐड करना होगा, ठीक है। यानी आर डीएनए, अपना डीएनए, उसको हम पहले ऐड करेंगे प्लाज्मिड में, और प्लाज्मिड को वापस देंगे किसको, बैक्टीरिया को। इसका मतलब क्या हुआ कि बैक्टीरिया से पहले प्लाज्मिड निकालो, बैक्टीरिया से पहले निकालो प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद उस प्लाज्मिड को करो कट, और फिर इन दोनों को जब करीब लाओगे, प्लाज्मिड कट होने के बाद इस तरह की शक्ल देना शुरू कर देगा, ऐसे। जो पहले गोल था अब आपने उसको काट दिया। अब जब आप इन दोनों को मिलाओगे तो जो सूरत हाल बनेगी वो कुछ ऐसे होगी। ये ब्लू वाला क्या बता रहा है कि इसमें आपका जो इंसुलिन का जीन था अब वो बैक्टीरिया के डीएनए में शामिल हो चुका है, ठीक है। और अब जो बैक्टीरिया था आपके पास जिसमें से आपने प्लाज्मिड निकाल लिया था, अब मैं आपको ये डायग्राम बनाकर दिखा रहा हूँ, इसमें से आपने प्लाज्मिड निकाल लिया हुआ था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये देखिए ये सिचुएशन बन गई थी बैक्टीरिया की, ये जाहिर सी बात है कि इसमें अब प्लाज्मिड नहीं था ना, देखिए गौर करें, हमने प्लाज्मिड निकाल लिया था। अब आप क्या करोगे, अब आप ये प्लाज्मिड वापस बैक्टीरिया को दोगे, और जब आप ये प्लाज्मिड अपना डीएनए डाल के वापस बैक्टीरिया को दोगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह की होगी। ये बैक्टीरिया, ये उसका फ्लैजेला, और ये उसका क्रोमोसोमल डीएनए, और उसके साथ उसका प्लाज्मिड डीएनए। लेकिन अब इस वक्त जो है वो आपने क्या किया है, उसमें अपना जीन ऐड कर दिया है। बेटा ये जो डीएनए है ना प्लाज्मिड, ये अब इस वक्त कहलाएगा रिकम्बिनेंट डीएनए। रिकम्बिनेंट का मतलब होता है, रिकम्बिनेंट का मतलब होता है आपने उसको रिकम्बाइन कर दिया है, आपने उसको पहले जैसा नहीं रहने दिया। तो ये अब उसके पास, बैक्टीरिया के पास ये क्या है, ये अब इसके पास रिकम्बिनेंट डीएनए है। अच्छा, जो अब एक बात कंफर्म करनी थी, जो आपने डीएनए बनाया, मतलब कि जो इधर बनाया, उसका जो होगा, मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स, तो एक डीएनए में 2 क्रोमोसोम्स होते हैं ना? नो, आप उल्टा बोल रहे हो। अच्छा, एक एक क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम जो है वो एक डीएनए की फोल्डेड फॉर्म होता है, ठीक है। अगर ये डीएनए डबल हो जाता है तो फिर जो क्रोमोसोम बनता है वो दो डीएनए की फोल्डेड फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब कि
मैंने आपको कहा था ना कि आप डुप्लीकेट करते हो, आप एक डीएनए को। हाँ क्रोमोसोम हाँ में देखिए, एक क्रोमोसोम में 2 डीएनए होंगे। हाँ, बेसिकली एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में 2 डीएनए हैं बेसिकली। ठीक है, उसके ठीक है। बाद मतलब कि टोटल 92 डीएनए हो गया और 46 हाँ जी क्रोमोसोम। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी, लेकिन ये कब होंगे बेटा? ये सिचुएशन सिर्फ माइटोसिस के टाइम होगी। हाँ जी, वो मियोसिस का आपने बताया था कि उसमें 46 की एक ही लाइन होती है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन डीएनए सिर्फ डुप्लीकेट तब करेगा जब उसने माइटोसिस या मियोसिस करनी होगी, वरना डीएनए सिंगुलर फॉर्म में रहेगा हमेशा। ठीक है, हमेशा डीएनए हमारे वर्किंग सेल में सिंगुलर फॉर्म में होता है। जब माइटोसिस या मियोसिस करनी होती है तब डुप्लीकेट करता है, सिर्फ और सिर्फ। वरना अगर आप डीएनए को फोल्ड करोगे तो वो ये फॉर्म देगा आपको। अगर माइटोसिस मियोसिस नहीं हो रही और आप किसी तरह डीएनए को फोल्ड कर देते हो तो वो आपको ये सिचुएशन देगा। अगर माइटोसिस मियोसिस होने वाली है और फिर आप डीएनए को फोल्ड करते हो तो वो डुप्लीकेट होकर फोल्ड होता है, तो फिर ये फॉर्म बनती है। मतलब हमारी बॉडी में वैसे मतलब कि डुप्लीकेट नहीं होता नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और फोल्ड भी सिर्फ, नहीं होता। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, फोल्ड भी नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स वो होंगे जिनमें डुप्लीकेटेड भी होगा और फोल्ड भी होगा। ले जी, अब यहां पर आपके पास रिकम्बिनेंट है। अब क्या होगा, अब गौर करें। अब आप इस बैक्टीरिया को उठाकर फेंकेंगे फर्मेंटर में। फर्मेंटर में वो बैक्टीरिया एक तो करेगा हमारी प्रोटीन फॉर्मेशन। कौन सी प्रोटीन बना रहा है इस वक्त बैक्टीरिया? अब ये बैक्टीरिया कौन सी प्रोटीन बनाने के काबिल हो गया? इंसुलिन बना देगा। क्योंकि पहले तो इसके पास जीन ही नहीं था, बैक्टीरिया के पास तो इंसुलिन का जीन ही नहीं होता। तो अच्छा, मतलब जो मतलब कि जो इंसुलिन मिलती है फार्मेसी से, वो इसी तरह बना। यस 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 यस, ठीक है। तो प्रोटीन फॉर्मेशन करेगा। प्रोटीन फॉर्मेशन के बाद दूसरा काम क्या होगा? वो हमारे जीन की कॉपीज भी बनाएगा। जीन की कॉपीज कैसे बनाएगा बेटा? जीन की कॉपी माइटोसिस करके। बैक्टीरिया माइटोसिस नहीं करता, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है। बिल्कुल ठीक पहुंचे आप, बिल्कुल बाइनरी। ठीक। ठीक है, पहुंचे आप, बिल्कुल ठीक हो कि जब वो डिवाइड करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारे जीन की कॉपीज बनना शुरू होंगी। यहाँ एक चीज, एक दो चीजें थी यहाँ पे। ये रही उसकी डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था। ये स्टिकी एंड जो है ना, ये मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा। एक दो छोटी छोटी बातें रह गई हैं, ये नहीं रहनी चाहिए थी लेक्चर के दरमियान, फ्लो में हो जानी चाहिए थी। एक यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है लाइगेज, डीएनए लाइगेज। बेटा एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं डीएनए लाइगेज। ये एंजाइम होता है ज्वाइनिंग द डीएनएज। दोनों डीएनए को ज्वाइन करने के लिए ना, जो एक हमारा डीएनए आ रहा है ये वाला, और एक जो बैक्टीरिया का डीएनए, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए आपको डीएनए लाइगेज चाहिए होता है। ठीक है, ऐसे नहीं जुड़ते आपस में, हमें फ्री होकर जुड़ जाए। पूरा जोड़ने के लिए आपको डीएनए लाइगेज चाहिए होता है। डीएनए तो हमेशा तोड़ता नहीं है, मतलब कि एंजाइम हमेशा कोई चीज तोड़ता नहीं है। नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, दिस इज नेवर नेसेसरी, नेवर। ओहो, ये बड़े आपने बात आपने अपने लिहाज से ठीक की है, लेकिन ये मुझे आपको एंजाइम वाले चैप्टर में बतानी चाहिए थी कि ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपको याद होगा हमने दो प्रोसेसेस पढ़े थे, एक था कैटाबोलिज्म जिसमें एंजाइम ब्रेक करता है, और एक था एनाबोलिज्म जिसमें एंजाइम जोड़ता है चीजों को। ठीक है, कैटाबोलिज्म आपने ग्लाइकोजन जो है उसको पकड़ा और ग्लूकोज में तोड़ना शुरू कर दिया। एनाबोलिज्म आपने ग्लूकोज पकड़े और उसका ग्लाइकोजन बनाना शुरू कर दिया। दोनों प्रोसेस एंजाइम के जरिए होते हैं। जोड़ना तोड़ना दोनों काम एंजाइम करता है। अब ये एक छोटी सी टर्म रह गई है, ये इंशाल्लाह कल एक्सप्लेन करके तो ये चैप्टर जो है, वैसे ये आज ये टॉपिक हो जाना चाहिए था, मुझे अफसोस ही हो रहा है। उसके बाद ये एक दो बातें ये पढ़ के ख़त्म कर देंगे। ये कंपैरिजन नहीं चाहिए, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन योर करिकुलम। और अफेक्ट सोसाइटी, नो, वी डू नॉट नीड दिस एज वेल।
इस जेहन में रखिएगा बेटा, कल मैं फ्लो में इसको करना चाहूँ, ये करिकुलम में रिक्वायर्ड नहीं है। बस इतना सा रह गया, ये चीज अब रिपीट रह करो। कौन सा गया उसका? अब अब इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस बस इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस और इकोलॉजी है। इकोलॉजी जो है वो मैं आपको शॉर्टली करवा दूंगा। इनहेरिटेंस है वो जो डिटेल में करेंगे और वो ठीक ठाक डिटेल है। अच्छा, ऐसे है बेटा कि